आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज एक किस्से से शुरू करते हैं। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों का किस्सा है। मैंने फ़ोन घुमाकर सलोनी को कहा कि तुम कल से काम पर मत आना और तब तक मत आना जब तक कि मैं ना कहूँ। उसका जवाब जानते हैं क्या था? लेकिन आप पैसे तो नहीं काटोगे ना? मैं कुछ पल तक चुप रह गई, फिर कहा, अरे पागल है क्या? तुम्हारे बच्चों का और तुम सबका बचाव हो इसलिए कह रही हूँ। वो हंसने लगी, कहती थी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मजाक नहीं था, ये राहत थी उसके लिए। कैसी विपत्ति का क्षण है। कोरोना वायरस के लिए उसका मोल दिन का 50 रुपया है। बहुत आसान है कोरोना वायरस के लिए सलोनी जैसे लोगों को शिकार बनाना। इससे उसको, उससे उसको, औरों को, सबको 50 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के से भी खरीद सकता है कोरोना वायरस। खैर, हालात तो गंभीर है, मगर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम राहत तो दे ही सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी, आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज, आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट। आज के कोरोना कवरेज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं बता देती हूँ आपको। हम बात करेंगे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। वैक्सीन के बार बार रुकते ट्रायल्स क्या एक आशंका देते हैं कि वैक्सीन आएगा कि नहीं, या फिर सब्र का फल मीठा होता है? आयोडीन क्या रोल अदा करता है कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में, और कोरोना वायरस सरफेस पर कितनी देर जिंदा रह सकता है? इस पर एक नई रिपोर्ट क्या कहती है, ये सुनवाएंगे। मगर सबसे पहले अपडेट्स। देश में कोरोना वायरस के नए आने वाले मामलों में बड़ी राहत मिली है। पिछले दिनों नए कोरोना वायरस मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है और पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के 55,342 नए मामले दर्ज किए गए हैं। लंबे अरसे के बाद नए मामलों का आंकड़ा इतना कम रिकॉर्ड हुआ है। अभी तक देश में कोरोना वायरस के 71,75,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के समय कोरोना के मामलों के बढ़ने की डॉक्टरों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्योहार सीजन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। त्योहार से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा। आसाम का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर 7 महीने के बाद आज फिर से खुल रहा है। लंबे इंतजार के बाद आज शाम को अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे 5 बजे से खोल दिए जाएंगे। 6:30 बजे बाद मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये दिल्ली की बात है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य पीएल पूनिया कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 3,80,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पूरे इंग्लैंड में कोविड-19 मामलों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नए 3 स्तरीय प्रतिबंध की घोषणा की है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने और अस्पताल से छुट्टी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी कैंपेनिंग के मोड में आ गए हैं। फ्लोरिडा में पहली चुनाव रैली को उन्होंने संबोधित किया। साउथ कोरिया में संक्रमण के मामले कम होने के बाद सोमवार से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में राहत दी गई है। यहां नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई है। यूके में महामारी के दौरान बेरोजगारी की दर बढ़कर 4.5% हो गई है। WHO के डायरेक्टर ने आरोग्य सेतु ऐप को सराहा है। अमेरिका में पहला री इन्फेक्शन का केस मिला है। लैंसेट जर्नल में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेवाडा में ये व्यक्ति मिला है। उम्र इनकी 25 साल है और डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार लॉकडाउन लगाने का विरोध किया है। देखिए, उधर ट्रंप लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, इधर थाईलैंड एक बार फिर से तैयार हो रहा है लग्जरी होटल्स के साथ। वहां एक बार फिर कई महंगे होटल्स पर्यटकों के लिए सज रहे हैं। 5 स्टार क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। टूरिज्म अथॉरिटी के अनुसार अभी भी उनके पास ऐसे 800 से 1000 टूरिस्ट हैं जो वहां आना चाहते हैं, वो भी अपने प्राइवेट जेट से। बताइए। खैर, मैं तो एक खबर से थोड़ी सी चिंता में आ गई हूँ।
वो ये है कि पहले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में सुनने में आया कि उसके 3rd फेज के ट्रायल्स में लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है, मगर अब देखिए ये भी बात सामने आई है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने भी अपना ट्रायल रोका है, क्योंकि जिन पर ट्रायल किया जा रहा था उनमें से एक पार्टिसिपेंट को थोड़ी सी समस्याएं आ रही थी। तो मैंने इस विषय पर डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया की ओर रुख किया, जो मशहूर एपिडेमियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ वायरस, वैक्सीन, इन सब से जुड़े मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन आए ही नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना? जब हम वैक्सीन ट्रायल की बात करें और खासतौर से कोविड-19 के संदर्भ में वैक्सीन की बात करें, जो दुनिया में अब तक की सबसे तेज रफ्तार की रेस वैक्सीन डेवलप करने के लिए चल रही है, तो हमें इसमें पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। वैक्सीन को ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में 3 फेज में जांचा जाता है और परखा जाता है। पहले स्टेज में सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी देखी जाती है। लिमिटेड स्वस्थ लोगों पर वैक्सीन दी जाती है। जब देखा जाता है कि स्वस्थ लोगों में इसका कोई भी हानिकारक असर नहीं है और वैक्सीन कुछ इम्यूनोजेनिसिटी और कुछ एंटीबॉडी बनाने का संकेत देती है, तो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। फेज 2 में जो संख्या होती है वो करीब 100-200 लोग होते हैं, लेकिन इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग होते हैं। अलग अलग मात्रा में, अलग अलग शेड्यूल में वैक्सीन दी जाती है। इस स्टेज पर भी सेफ्टी देखी जाती है और वैक्सीन कैसी एंटीबॉडी बना रही है देखी जाती है। लेकिन जो वैक्सीन ट्रायल का सबसे महत्वपूर्ण फेज होता है क्लिनिकल ट्रायल का, फेज 3 होता है, जिसमें वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन काफी बड़ी संख्या में हजारों लोगों को दी जाती है। और इस फेज के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो उसकी सेफ्टी देखी जाती है और दूसरी इफिकेसी देखी जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर स्टेज पर वैक्सीन की सेफ्टी या सुरक्षा के बारे में जांचा परखा जाता है, लेकिन चूंकि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल कम लोगों पर और अधिकतर स्वस्थ लोगों पर होते हैं, तो उनमें जो आम सेफ्टी इशू या एडवर्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं वो आते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या में हजारों लोगों पर ट्रायल किया जाता है तो रेयर उनको भी जांचा परखा जा सकता है। और यही कारण है कि करीब सभी फेज 3 ट्रायल 30,000 से लेके 60,000 तक लोगों पर किए जा रहे हैं, जिससे अगर कोई भी रेयर साइड इफेक्ट भी हो तो वो भी पता चल जाए। और दूसरा चीज होता है फेज 3 का कि उसकी इफिकेसी कितनी है। इफिकेसी का मायने हुआ कि जितने लोगों को वैक्सीन दी जाएगी उसमें से कितने लोगों को वो सुरक्षा प्रदान करती है। अब आते हैं हम अभी फिलहाल करीब 9 कैंडिडेट वैक्सीन हैं जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। उसमें से जॉनसन एंड जॉनसन की एक है, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और कुछ अन्य वैक्सीन चल रही हैं। अब तक जो वैक्सीन पर रिसर्च हुई है, हम जानते हैं कि लगभग जितनी वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में पहुंचती हैं उसमें से आधी वैक्सीन ही लाइसेंस होती हैं। या तो उनमें सेफ्टी का कुछ मुद्दा आता है या उनकी इफिकेसी इतनी अच्छी नहीं होती कि उनको लाइसेंस किया जा सके। डेंगू वैक्सीन और डेंगी जिसको हम बोलते हैं एक उदाहरण है, जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में गई, लेकिन बाद में उसमें कुछ सेफ्टी इश्यू देखे गए और इफिकेसी भी उसकी काफी कम थी और नहीं बनी। तो सबसे पहली बात है कि चूंकि 9 वैक्सीन कैंडिडेट ट्रायल स्टेज में है, तो कहा जा सकता है, हम निश्चित रूप से सुनिश्चित हो सकते हैं कि कम से कम 4 या 5 वैक्सीन बन जाएंगे। अब वैक्सीन ट्रायल पॉज होने की बात या कुछ सेफ्टी इश्यू आने की बात है, यह इस समय किसी भी तरह से हमें इसके बारे में फिलहाल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह एक रूटीन प्रक्रिया है। जब भी कोई व्यक्ति जो वैक्सीन ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है बीमार पड़ता है, तो उसकी गहन जांच की जाती है और यह देखने और समझने की जरूरत होती है कि क्या व्यक्ति वैक्सीन लगाने की वजह से बीमार पड़ा या कुछ अन्य वजह से बीमार पड़ा। अब सोचिए कि 30,000 लोग किसी वैक्सीन ट्रायल में हैं, तो उनमें से कुछ लोग अगर वैक्सीन ट्रायल में नहीं होते तो भी उनमें कुछ बीमारी या कुछ शिकायत आ सकती थी। तो इसको कहते हैं टेम्पोरलिटी, विच मीन्स कि ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति ट्रायल में था और वो बीमार भी पड़ गया, हो सकता है उसका वैक्सीन से कोई संबंध नहीं हो। तो जो एक ग्रुप होता है जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड। हर वैक्सीन ट्रायल में डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड और DSM भी होता है। जब वो उस वैक्सीन के जो आंकड़े आते हैं उनका नियमित रूप से अध्ययन करता रहता है। उसी तरह अगर कोई समस्या या सेफ्टी इश्यू आता है तो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड उसका डिटेल एनालिसिस करता है और वो समझने की कोशिश करते हैं कि यह सिर्फ नॉर्मल वजह से हुआ है या वैक्सीन की वजह से हुआ है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कॉजलिटी असेसमेंट,
कि क्या वैक्सीन कैंडिडेट उसका कॉज है या नहीं। और जब वो दोनों प्रक्रिया को देखता समझता है और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। और यही एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में हुआ था कि डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड ने इमीडिएटली नए लोगों का रिक्रूटमेंट बंद कर दिया था। उन्होंने कॉज का अध्ययन किया और उसके बाद पता चला कि उससे कोई संबंध नहीं है। तो अभी हमें इंतजार करने की जरूरत है। इस पर कोई भी प्रतिक्रिया करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। जी, एक और खबर थी कि आसाम के जो सरकार है उन्होंने कहा कि हमें तो सेकेंड फेज के ट्रायल चल रहे हैं, उसी में हमें वैक्सीन दे दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कितना खतरनाक हो सकता है ये सेकेंड फेज में ही वैक्सीन को मांगना, और मान लीजिए वो लोगों को ट्रायल भी करना शुरू कर दें तो कितना ज्यादा नुकसान कर सकता है। सेकेंड फेज और क्लिनिकल ट्रायल के सेकेंड फेज में जो भी वैक्सीन होती हैं उनकी जांच कुछ सैकड़ा लोगों पर होती है और उसमें हालांकि सेफ्टी के बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन इफिकेसी जैसा कि मैंने पहले भी बात की सिर्फ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल से पता चलती है। तो सेफ्टी एक अहम मुद्दा है और जिसको हर स्टेज पर जांचा जाता है, लेकिन वैक्सीन देने का फायदा तभी होगा जब वो इफिकेशियस होगी। और इफिकेसी का पता सिर्फ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता। इसलिए अगर कोई राज्य सरकार और कोई भी सरकार कहती है कि हमें फेज 2 के बाद वैक्सीन दे दी जाए, यह थोड़ा जल्दबाजी ही होगा। इसकी वजह यह भी है, एक तो हमें उसकी इफिकेसी और कितने प्रतिशत लोगों को प्रोटेक्ट करेगी वैक्सीन नहीं पता, लेकिन दूसरी बात है अगर मान लीजिए वो वैक्सीन असरकारक नहीं है, चलिए सुरक्षित भी हो लेकिन असर नहीं कर रही है और वैक्सीन लोगों को दी जाने लगी, तो इससे लोगों में एक विश्वास आ जाएगा कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है जबकि वास्तव में वो नहीं कर रही है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। लोगों को अपने व्यवहार में ढिलाई बरतने लगेंगे और बीमारी रुकने की बजाय बढ़ सकती है। इसलिए वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन जब फेज 3 ट्रायल होने के बाद ही करने की जरूरत है, उससे पहले करना जल्दबाजी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। देखिए बाबू मोशाय, इंतजार तो करना होगा थोड़ा, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता है। मेरी मम्मी कहती हैं जल्दी का काम शैतान का, और फिर कबीरदास ने कहा है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ऋतु का इंतजार करते हैं तब फल मिलेगा। चलिए अब कुछ दवाई पर बात कर लेते हैं। तब तक डॉक्टर अक्सर कहते हैं कोई भी गले में इन्फेक्शन हो कि बेटाडीन के गरारे कर लो, मगर ये बेटाडीन आखिर करती क्या है? चोट लगने पर टिंचर आयोडीन लगाते हैं। अभी कोविड के दौरान भी डॉक्टर्स मरीजों को गरारे करने को सजेस्ट करते हैं, वो भी आयोडीन के। इसे जानने को मैंने बात की डॉक्टर मोहित मंगल से, जो सवाई माधोपुर राजस्थान में डॉक्टर हैं, अभी इमरजेंसी सेवाएं देखते हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं। हाँ देखिए क्या है, ये तो वेल नोन फैक्ट है कि कोरोना जो है वो एयर ड्रॉपलेट से फैलता है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो सबसे पहले जो कोरोना ड्रॉपलेट्स है वो हमारे ओरोफेरिंक्स, जो हमारे अपर एयरवेज होते हैं, ओरोफेरिंक्स या नेजोफेरिंक्स में ही आके रिसाइड करता है। एंड जो ये बीटाडीन है इसके लिए कहा जाता है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। बीटाडीन को हम नॉर्मली भी यूज करते हैं, कहीं चोट लग जाती है तो हम बीटाडीन का स्प्रे यूज करते हैं। तो गार्गल्स के लिए अलग से बीटाडीन गार्गल्स का एक सॉल्यूशन आता है। तो अगर हम इसे डेली पर या हमें ऐसा लगता है कि हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, अगर उसके बाद हम इसे यूज करते हैं, बीटाडीन गार्गल्स करते हैं, काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि जो कोरोना वायरस हमारे अपर एयरवेज में अभी जाके रिसाइड हुआ है, जस्ट अभी कॉलोनाइज हो रहा है, तो हम उसको वहीं से मार सकते हैं। तो ऐसे करने से उसका कॉलोनाइजेशन रोका जा सकता है, काफी हद तक हम इससे बच सकते हैं। जी, और कई दफा आयोडीन को नेजल स्प्रे या नेजल वॉश की तरह भी उपयोग लेने को कहते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नेजल स्प्रे एंड नेजल वॉश इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन अभी कोरोना का जब से ये हो रहा है, जब से बीमारी आई है, तब से इस पर स्टडीज हुई है। तो काफी हद तक स्टडीज में रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, तो हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी लेकिन इतना प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए बीटाडीन गार्गल्स इज वेरी इफेक्टिव। मतलब बीटाडीन गार्गल्स का हम ज्यादा उपयोग करें। नेजल वॉश हम नेजल नॉर्मल सलाइन स्प्रे से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बीटाडीन से ही किया जाए। अच्छा, तो आयोडीन जो भी जितनी भी तरह के यूज किया जाते हैं वो कौन सा वाला आयोडीन होता है, लाइक नॉर्मल आयोडीन या कोई और उसका वेरिएंट?
ये एक्चुअली बीटाडीन के अंदर एक हाइड्रोजन के साथ आयोडीन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हम केवल बीटाडीन के अंदर ही ये मिलता है हमें। जब ये इसको यूज़ करते हैं तो इससे आयोडीन रिलीज हो जाता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, वायरुसाइडल होता है, ये वायरस पे भी अटैक करता है। तो आयोडीन का वही कॉम्बिनेशन जो कि आगे जाके एक फ्री रेडिकल आयोडीन का रिलीज करता है, हम उसे ही यूज़ कर सकते हैं। जी, तो क्या कोविड-19 के बचाव में आयोडीन का आगे चलकर भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है, यानी सिर्फ हम गागल्स और नेजल स्प्रे को छोड़ दें इसके अलावा? गार्गल्स और नेजल स्प्रे के अलावा आयोडीन को हम सिस्टमेटिकली तो नहीं यूज़ कर सकते। ये केवल जो लोकल साइट्स होती है, म्यूकोजा होती है, उन्हीं पर ये काम कर सकता है। तो अगर हम इसको लोकली यूज़ करें अगर हम गार्गल्स या एज ए स्प्रे यूज़ करें तो हाँ, काफ़ी हद तक ये कोरोना से बचाव में उपयोगी साबित हो सकता है। अच्छा, सिर्फ बचाव कर सकता है, इसे एज ए दवा का कोई इसका अभी तक कोई नहीं, हाँ, ये केवल बचाव ही कर पाएगा, क्योंकि जब तक कोरोना का जो वायरस है जो अभी हमारी म्यूकोजा पे अटैक कर रहा है, तो उससे हम इसको जुड़ने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर एक बार कोरोनाइज हो गया, वो लोअर एयरवेज या लंग्स तक पहुंच गया, तब बीटाडीन, गार्गल्स या ये आयोडीन का कोई भी कॉम्बिनेशन तब कोई उपयोगी साबित नहीं होता है। थैंक यू डॉक्टर मोहित। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। अब मैं आपको सीधे प्रतीक और खुशबू के पास लिए चलती हूँ। दोनों कोई रिसर्च के बारे में पढ़कर आए हैं जो कहती है कि कोरोना वायरस अब सरफेस पर तकरीबन 1 महीने तक रह सकता है। आइए उन दोनों की ही बातचीत सुनते हैं। तो खुशबू, ये जो वायरस है ये बैंक नोट्स, मोबाइल फोन्स जैसे सरफेस पर कितने दिन तक रह सकता है? हाँ प्रतीक, तो सबसे पहले तो मैं यही बता देती हूँ कि ये स्टडी की कहाँ गई है। तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया नेशनल साइंस एजेंसी के अपने एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस बैंक नोट्स, फ़ोन, शीशों और स्टेनलेस स्टील जैसी सामान्य सतहों पर 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। क्या टेम्परेचर की वजह से वायरस कमज़ोर होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या टेम्परेचर की वजह से ये और ख़तरनाक हो सकता है? तो ये रिसर्च जो है वो 20, 30 और 40 डिग्री सेल्सियस पर किया गया है। इसमें ये पाया गया कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कोरोना वायरस के जिंदा रहने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोरोना वायरस कांच जैसी सतह, जैसे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हो गई, स्टील हो गई और प्लास्टिक्स हो गए या बैंक नोट हो गए, इन सतहों पर जो है वो वायरस तेज़ी से फैलता है और 28 दिनों तक जीवित रहता है। जैसे ही इस तापमान को 30 डिग्री किया गया तो वायरस के जीवित रहने की जो संभावना है वो घटकर 7 दिन पर आ गई, और जब इसे और बढ़ाया गया, 40 डिग्री पर किया गया, तो ये वायरस सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रह पाया। खुशबू, पहले भी ऐसे रिसर्च आ चुके हैं, तो इस बार ये जो रिसर्च है इसमें क्या नए परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं? हाँ, तो प्रतीक, जो पहली स्टडी आई थी वो मई में आई थी, द लैंसेट नाम के जर्नल में छपा था। स्टडी कहती है कि रूम टेम्परेचर में संक्रामक वायरस ग्लास और बैंक नोट पर 4 दिन के बाद नहीं पाया जाता, और स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक पर 7 दिनों के बाद नहीं जीवित रहता। अगर यहाँ कितने दिनों तक ये वायरस जिंदा रहता है इसकी बात करें तो ये दोनों स्टडीज़ जो हैं एक दूसरे से अलग है। पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, वो है इन दोनों स्टडीज़ में समानताएं क्या है। पहला कि दोनों स्टडीज़ में ये कहा गया कि स्मूथ सरफेस यानी चिकनी सतह पर वायरस ज़्यादा दिन तक रहता है, और जो दूसरी समानता है वो है कि ये दोनों स्टडीज़ में कहा गया कि वायरस के जीवित रहने का जो समय है वो तापमान के बढ़ाने से घटता है। अभी जो रीसेंट स्टडी की गई है उसमें 20 डिग्री सेल्सियस पर वायरस जो है 28 दिनों तक जीवित रहता है। जब यही तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है तो जीवित रहने की दर 7 दिन कम हो जाती है, और 40 डिग्री पर बढ़ा दिया जाता है तो ये सिर्फ 24 घंटे तक रहता है।
खुशबू, मोबाइल फ़ोन्स और बैंक नोट्स जो हैं ये तो हम डेली यूज़ में हम लाते ही हैं, तो इस बीच कैसी भी लापरवाही हमसे हो सकती है, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? हाँ प्रतीक, ये बात तो है, लापरवाहियाँ तो हम करते ही हैं लेकिन सीख भी जाते हैं। तो अब थोड़ा अलर्ट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस वायरस के जीवित रहने की दर बढ़ चुकी है कुल 28 दिन। अब जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि ये जो सामान है जिन पर वायरस रहता है ज़्यादा दिनों तक, वो हमारी डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं। तो इसमें अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो महंगी पड़ सकती है। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है जो हम सबको कहा गया है कोविड के शुरुआत से ही कि किसी भी ऐसी सतह को अगर आप छूते हैं तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपना हाथ जो है मुंह और नाक तक ना ले जाएं। इस सतह को छूने के बाद हाथ ज़रूर धो लेना चाहिए और साथ ही आप अपने मोबाइल फ़ोन्स, बैंक नोट्स को और भी जो भी चीज़ें हैं इन सबको सैनिटाइज करते रहिए। बहुत शुक्रिया खुशबू और प्रतीक। अब तो और भी सावधानी रखनी होगी। इसे सुनकर तो यही लगता है मुझे, इवन कुछ भी चीज़ छूने से भी डर लग रहा है। इसलिए कहती हूँ कि बार बार कुछ भी छुएं तो उसके बिल्कुल बाद यानी ठीक बाद हाथ सैनिटाइज कर लें। आँख, नाक तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं छूना है, मुंह भी नहीं। मुंह से याद आया कि वक्त का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते। कब से कह रहा है, चलो माधुरी जाने का टाइम है। चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत। 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोना ही है, वो भी साबुन से। और हाँ, आज सलोनी की बात बताई थी ना मैंने, जो मेरे यहाँ काम करती है, वो बता रही थी कि वो घर जाते ही सबसे पहले हाथ धोती है, कहीं भी काम करने जाती है, मास्क कभी नहीं उतारती है। मुझे उसकी बात से इतनी खुशी हुई ना कि मैंने उससे चॉकलेट दे दी। वो सब समझती है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। बस ये वायरस कम वक्त नहीं समझ रहा। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।